हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में भारत का भूगोल पार्ट 2 आप देखने वाले हो। अगर आपको ध्यान हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो इस क्लास को देखिए। क्लास को देखने के बाद लास्ट में थंबनेल शो करेगा, इसका पार्ट 1 आप देख लीजिएगा। लास्ट वाले क्लास में क्वेश्चन नंबर 85 तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज 86 से चलकर 165 पे जाकर रुक जाएंगे। कहने का मतलब टोटल 165 क्वेश्चंस आपके बीपीएससी का दिया हुआ है इस वाले सेट में, जो कि आपका 38वीं से यानी कि 38 से लेकर के 67वीं बीपीएससी का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहे हो। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप इस क्लास को ध्यान से देखिए, क्वेश्चंस के पैटर्न को अच्छे से पकड़ लीजिए, यकीनन आपका बीपीएससी क्लियर हो जाएगा। तैयारी अच्छे से करते रहिएगा, ये नहीं कि बस इसे देखने से हो जाएगा। लास्ट वाले क्लास में अगर ध्यान हो आप लोगों को, तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सा है? ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु तीनों था, जिसके लिए का ऑप्शन नंबर डी टिक करना था। शायद आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ तक देखा गया था। आइए अब स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी कि 86 से। मानस नदी किस नदी की उपनदी है बताएं? डी आपका सही जवाब है, ब्रह्मपुत्र। मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की अन्य प्रमुख सहायक नदियां हैं, जिसमें कि जयमूली, तीस्ता, कामेग, सुबनमिरी, धनसिरी, बूढ़ी दिहांग, दिसांग और कोपिली है। आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे याद कर लीजिए। ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां आपसे पूछेगा, कंफ्यूज नहीं करिएगा और ऐसा मत सोचिएगा इनमें से नहीं आएगा। तो सवाल है कि इनमें से नहीं आएगा तो कहाँ से आएगा, इसीलिए से आप याद कर लें। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपू या सांपू के नाम से, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। देखिए, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपू कहिए या फिर सांपू नाम से, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत यानी कि चीन का जो एरिया ही कहलाता है, भारत और बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करिए। देखिए, यह सवाल बीपीएससी का है जो कि 2022 में पूछा गया था। तो यहाँ पे पहले समझ लेते हैं। कह रहे अधिकांश हिमालयी नदियाँ 12मासी है, मतलब सालों भर बहती है, पानी रहती है नदी में, जो कि हिमालयी ग्लेशियरों से जल प्राप्त करती है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर है। हिमालयी नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। हिमालयी नदी युवा नदी की उदाहरण है तथा ये प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक क्षरण का कारण भी बनती है। अब यहाँ पे आप पूछा कौन कौन सा सही है, समझ गए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अधिकांश हिमालयी नदियाँ 12मासी है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर है। हिमालयी नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है, बिल्कुल सही। प्रायद्वीपीय नदी हिमालयी नदी की तुलना में अपने रास्ते से अधिक क्षरण का कारण बनती है, तो यह गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा सही है, इसके लिए आपको ऑप्शन ए दिया गया है। कौन सी नदी भ्रंश ध्रोणी से होकर बहती है? ए राइट आंसर, नर्मदा। देखिए, नर्मदा नदी विंध्य एवं सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहती है। फिर से समझिए, नर्मदा नदी विंध्य एवं सतपुड़ा के बीच में ना भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। सवाल यहाँ से आएगा ही आपके 68वीं बीपीएससी में, इसीलिए थोड़ा सा इसे अच्छे से आप समझते चलें। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? भारत में पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली 3 प्रमुख नदियों में नर्मदा, ताप्ती और साबरमती है। ध्यान रखें, राप्ती है। घाघरा की सहायक नदी है जो उत्तर पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित हो रही है। ठीक है, आपको यहाँ पे पहला और दूसरा नर्मदा और ताप्ती यहाँ पर कह रहा है कि सही जवाब आपका हो जाएगा।
कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो कावेरी गुजरती है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से। देखिए, कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी के निकट से होकर 800 किलोमीटर लंबाई तथा 81,155 वर्ग किलोमीटर अफवाह क्षेत्र में प्रवाहित होती है। यह तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका अफवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु है। पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रवाहित होती है, जहाँ यह श्रीरंगपट्टनम और शिवसमुद्रम एवं श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण भी करती है। सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है कहाँ से? तो सोन और नर्मदा नदियों का उद्गम अमरकंटक से होता है, ठीक है, जबकि महानदी धमतरी के सिहावा पहाड़ी से निकलती है। इसीलिए आपको यहाँ पे स्टार मार्क दिया गया है। 2000 ईस्वी में यह सवाल पूछा गया था। दामोदर नदी निकलती है, ऑप्शन बी राइट आंसर। छोटा नागपुर से दामोदर नदी घाटी निकलती है। देखिए, दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी कुल लंबाई को आप याद कर ले, 592 किलोमीटर दामोदर नदी की लंबाई है। कितना है? 592 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? सबसे पहले समझिए, लूनी नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है। 511 किलोमीटर तक प्रवाहित होने के पश्चात यह कच्छ के रण के दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। अतः इसका संपर्क समुद्र से नहीं हो पाता है। शेष सभी समुद्र में मिलने वाली नदियां हैं। तो आप समझ गए, लूनी जो है ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है। ऑप्शन सी हो जाएगा कोसी, जिसे बिहार का शोक भी कहते हैं। दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती है? ऑप्शन सी छोटा नागपुर से। सवाल देखिए कब पूछा गया था। दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियाँ छोटा नागपुर पठार क्षेत्र जो कि झारखंड में है, यहीं से निकलती है। स्वर्णरेखा स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि दामोदर हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। तो यहाँ पे आप समझ गए ना, सी आपका राइट आंसर था। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण ए स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन होता है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन वाला है, जिसकी दिशा 6 माह तक जाड़े में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तथा शेष 6 महीने तक के लिए ग्रीष्म यानी कि गर्मी के मौसम में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व रहती है। इन मानसून हवाओं की उत्पत्ति तापक्रम में भिन्नता के कारण होती है या अन्य किसी कारण से इस पर पर्याप्त मतभेद है। इसके लिए 2 संकल्पनाओं का प्रतिपादन किया गया है। पहला दिया हुआ एक तापीय संकल्पना, यानी कि अर्थात कह रहे कि मानसून की उत्पत्ति स्थल एवं जल के असमान संगठन तथा उनके गर्म एवं ठंडा होने के विरोधी स्वभाव के कारण होती है, अर्थात इस पर सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन का पर्याप्त प्रभाव होता है। दूसरा में दिया है नवीन संकल्पना। इसके अनुसार मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति वायु दाब और हवाओं की पेटियों के खिसकाव के कारण होती है। इस संकल्पना का पहली बार प्रतिपादन, ध्यान रखिएगा, फ्लॉन नामक एक वैज्ञानिक थे, यही किए थे। आम्रवर्षा है। आम्रवर्षा क्या होता है? बहुत बार आपने पहले पढ़ चुका है, फिर से देख लीजिए। कर्नाटक और केरल में अप्रैल महीने में त्वरित झंझावत के साथ होने वाली वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहते हैं, जबकि मई महीने में होने वाली वर्षा को आम्रवर्षा कहा जाता है। समझ गए? कर्नाटक और केरल में अप्रैल महीने में अगर वर्षा होती है तो उसे चेरी ब्लॉसम कहते हैं अप्रैल में, और अगर मई महीने में वर्षा होती है तो उसे आम्रवर्षा कहते हैं। याद रखने का, इसे मई
में आप आम, म से मई और आ म आम, म दोनों का एक का लास्ट एक का शुरुआत कर रहा है, तो इसे आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। जबकि इस वर्षा से आम के फल पकने लगते हैं। बंगाल एवं असम में अप्रैल मई में होने वाली त्वरित झंझावत के साथ वर्षा को काल बैसाखी कहा जाता है। दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है, इसीलिए आपको यहाँ पे स्टार मार्क कर दिया गया था। उस वक्त ऑप्शन ई नहीं था, ध्यान रखें। निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? ऑप्शन बी, तमिलनाडु में। अक्टूबर नवंबर के महीने में उत्तर पूर्व मानसून, जिसे आप लौटते हुए मानसून कहते हो, यहाँ से तमिलनाडु के तटवर्ती इलाकों में 65 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। चेरापूंजी कहाँ पर है? मेघालय। सी आपका राइट आंसर है। यहाँ पे आपको प्राकृतिक आपदाएं और प्रदेश को कह रहा है मैच करने के लिए। सबसे पहले इसे आप अच्छे से समझ लें। देखिए, केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ जो आता है गणना के लिए बाढ़ पूर्वानुमान संगठन की स्थापना की है। वर्तमान में इस संगठन ने देश के 22 बाढ़ प्रभावित राज्य, 3 केंद्र शासित प्रदेश, 328 स्टेशन को चिन्हित किया है, जिनमें सर्वाधिक 44 स्टेशन उत्तर प्रदेश में, 43 स्टेशन बिहार में है, जो कि बिहार दूसरे नंबर पर है। भारत में भूकंप प्रभावित क्षेत्र में हिमालय एवं गिरिपाद क्षेत्र, उत्तर पूर्वी भारत, सिंधु गंगा बेसिन, कैम्बे और कच्छ का रण, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सम्मिलित है। सूखा से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र मध्य पूर्वी भारत है। चक्रवात सामान्य रूप से भारत के पूर्वी तट को प्रभावित करते हैं। कुछ पश्चिमी तट पर अरब सागर में भी आते हैं। अतः भारत का पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवातों से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, जिसमें उड़ीसा यानी कि उड़ीसा राज्य में चक्रवात आवृत्ति की संख्या अधिक है। करेवास मृत्तिका जो जाफरान के उत्पादन के लिए एक उपयोगी है, पाई जाती है कश्मीर हिमालय में। 2018 का सवाल है ये। देखिए, जाफरान केसर होता है, इसकी खेती के लिए कश्मीर घाटी प्रसिद्ध है, जो करेवा यानी कि मिट्टी में उपजाई जाती है। यह ताजे जल द्वारा जमा की गई मिट्टी है। रेगर कह रहा है, रेगुर किसका नाम है? काली मिट्टी को आप रेगुर के नाम से जानते हो। काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुर या रेगर का, या फिर आप कपास मिट्टी या उष्णकटिबंधीय चर्नोजम आदि अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत में इसका विस्तार लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, जो भारत की कुल मिट्टी का 16.6% है। यह मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम मध्य प्रदेश का एरिया, उत्तर पश्चिमी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड के बड़े भागों में फैला हुआ है। सबसे ज़्यादा है कहाँ पर पूछा था, ये आपको बताना था। महाराष्ट्र में रेगुर नाम है किसका? अब सवाल देखिए कब कब पूछा गया है। काली मिट्टी का मृदा अपरदन रोका जा सकता है वन लगा करके, सी सही जवाब। गंगा के मैदान को इन सब में से किसके रूप में वर्णित किया गया है? सी राइट आंसर, जियोसिनक्लाइन के रूप में। 67वीं बीपीएससी 2022 का सवाल है। गंगा के मैदान को एक जियोसिनक्लाइन या भू अभिनति गर्त के रूप में वर्णित किया गया है। इसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में हुआ था। गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी कहलाती है, बी राइट आंसर, बांगर कहलाती है। देखिए, गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी को बांगर कहा जाता है। इनकी स्थिति बाढ़ की पहुंच से परे कुछ ऊंचाई पर होती है।
इन मिट्टियों का रंग पीला, रक्ताभ, भूरा पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? जलोढ़ मिट्टी। सी आपका सही जवाब। 63वीं बीपीएससी 2017 का सवाल है। देखिए, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के छोड़े गए गाद के द्वारा होता है। जलोढ़ मृदा देश के 33.5 यानी कि 33.5% भाग में लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। जलोढ़ मिट्टियों को 2 उपवर्गों में बांटा गया है। एक होता है नवीन जलोढ़ या खादर, दूसरा है प्राचीन जलोढ़ या बांगर। खादर का निर्माण नदी के बाढ़ के मैदानी क्षेत्र में होता है, जहां प्रतिवर्ष बाढ़ के दौरान मिट्टी की नवीन परत का जमाव होता रहता है। ठीक है। और प्राचीन जो जलोढ़ है, जिसे आप बांगर कहते हो, मिट्टी की स्थिति बाढ़ की पहुंच से कुछ दूर ऊंचाई पर यह होती है। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या % है? 2001 और 2 का जो बीपीएससी था 45वीं, इसमें पूछा गया था। आपको यहाँ पे ए बताना था। ठीक है। अब यहाँ पर आप ना लेटेस्ट डेटा को देख लीजिए, पहले के डेटा को ध्यान में रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, जो रिपोर्ट आया था अभी, इसके अनुसार वर्तमान में वनावरण 21.71 तथा वन एवं वृक्षावरण 24.62% है। बिहार में वनावरण पूछेगा तो 7.84% बता दीजिएगा। भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? सी राइट आंसर, मध्य प्रदेश हो जाएगा। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार दिए गए विकल्प में से पतझड़ वनों का सर्वाधिक विस्तार पूछेगा। मध्य प्रदेश तथा उसके बाद छत्तीसगढ़ में है। विकल्प सी यानी कि मध्य प्रदेश सही था। प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है, आपको यहाँ पर सी बताना है, मिजोरम में। भारत के सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्रों में मध्य प्रदेश में 77,493 वर्ग किलोमीटर के साथ यह प्रथम स्थान पर है। कह रहा है जबकि यहाँ ध्यान रखिएगा, विकल्प राज्य में मिजोरम का जो % अगर पूछता है ना, तो 85.53% पर वन का भाग फैला हुआ है। यानी कि यहाँ मिजोरम का जितना बड़ा एरिया है ना, उसमें 85% एरिया पे आप समझ लीजिए कि वन है। और मध्य प्रदेश जो है ये आता है फर्स्ट पे, ये इतना किलोमीटर में फैला हुआ है, यह ध्यान रखिएगा। % के मामले में पूछेगा तो मिजोरम आपको बताना होता है। भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है? 112 का बताइए। देखिए, 2020 दिसंबर की स्थिति के अनुसार भारत के राज्यों में वन्यजीव अभ्यारण्य की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में है, जो कि 48 है। जबकि संघ राज्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पूछेगा तो आपको 96 बताना होता है। सी आपका सही जवाब है, महाराष्ट्र। और यह सवाल है 2020 के बीपीएससी का। समस्त विश्व में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या भारत में है, इसकी अनुमानित संख्या कितनी है? अब इसे नया डेटा के हिसाब से समझेंगे। और यह सवाल ना बहुत पहले पूछा गया था, 1995 में ही पूछा गया था। भारत में लगभग 12,852 तेंदुआ होने का अनुमान है। ठीक है, ये आपको एक डेटा 12,852 याद कर लेना है। किसके लिए? तेंदुआ के लिए। ठीक है। भारत की जनसंख्या विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कथन पर मनन करिए, मतलब सोचिए, विचारिए, चिंतन मनन करिए। आप यहाँ पे खुद से इसे वीडियो को यहाँ पर रोकिए, पढ़िए, समझिए, थोड़ा सा मेहनत खुद भी करिए। चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, रखना क्या है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैक्सिमम टाइम रखा ही जाता है, इसीलिए साथ में ही देख लें, अच्छा रहेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना था? 2018 का सवाल है, 31%। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या 31.2% था और ग्रामीण 68.8% था। सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक से, डी राइट आंसर। गंडक परियोजना के अंतर्गत
गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के पास एक 740 मीटर लंबा बैराज बनाया गया है, जिससे कुछ नहरें निकाली गई हैं, जिनमें से एक सारण सिंचाई नहर भी है। सही जवाब है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? सी सही जवाब, गंडक से। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का। भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। इसके अंतर्गत भाखड़ा और नांगल के पास सतलज नदी पर 2 बांधों का निर्माण भी किया गया है। अब बताएं कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? आपको बताना है सतलज। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? ऑप्शन ए सही जवाब, कावेरी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर अवस्थित है। इस नदी का उद्गम कर्नाटक के कोडागु जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। इसका अफवाह क्षेत्र पूछेगा कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में फैला हुआ है। देखिए अभी आपने सवाल देखा 2000 ईस्वी का, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। अब देखिए 2022 का सवाल कितना ज़बरदस्त है, जिनको पता होगा उनके लिए काफ़ी इजी है। पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है? कृष्णा और गोदावरी। ऑप्शन बी सही जवाब। देखिए पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना कृष्णा और गोदावरी नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है। इस परियोजना को आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा कार्यान्वित किया गया है। हीराकुंड बांध तैयार किया गया। ऑप्शन बी महानदी पर। हीराकुंड बांध ओडिशा राज्य में महानदी पर बनाई गई एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। मैथॉन, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर है? ऑप्शन बी बराकर। मैथॉन, बेल पहाड़ी और तिलैया बांधों का निर्माण दामोदर की सहायक नदी बराकर पर दामोदर नदी घाटी परियोजना के प्रथम चरण में किया गया है। बताएं कौन सा एक मीठे पानी की झील है? 2022 का सवाल है। दिए गए विकल्पों में वूलर जो कि जम्मू कश्मीर में, लोकटक लोकताल मणिपुर मीठे पानी की झील है, जबकि चिल्का उड़ीसा एवं सांभर राजस्थान में खारे पानी की झील है। इसे आप याद कर लेंगे, इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई बताया गया। कौन कौन सा कहा? वूलर जम्मू कश्मीर का, तो वूलर आप ठीक करिएगा। लोकटक, ठीक है, ये दोनों क्या है? मीठे पानी की। और चिल्का सांभर के बारे में पूछेगा, एक है उड़ीसा में, एक है राजस्थान में, या दोनों खारे पानी की है। भारत में कौन सा कृषि भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है? कह रहा है इनमें से कोई नहीं। भारत में कृषि वित्त के प्रमुख स्रोत इस प्रकार हैं: वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। कृषि में युग्म पैदावार का आशय इन सब में से किसको उगाने से है? विभिन्न मौसमों पर 2 फसल को उगाने से है। कृषि में युग्म पैदावार से आशय है कि विभिन्न मौसमों पर 2 फसल उगाना। एक ही साथ एक भूमि पर 2 या अधिक फसल उगाने को मिश्रित खेती कहते हैं। भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? तो देखिए भारत में द्वितीय हरित क्रांति का लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना तथा पशुपालन, सामाजिक वानिकी और मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पादन का समाकलन करना है। नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है, गेहूं नहीं है। नगदी फसल के अंतर्गत यहाँ पे देखिए गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू सारे प्रमुख फसल हैं। गेहूं की फसल नगदी फसल ना होकर के खाद्य फसल है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है गेहूं के ही उत्पादन में। डी सही जवाब हो जाएगा।
भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली। उसके पश्चात 1965 में हरित क्रांति का आगमन हुआ। हरित क्रांति के आगमन के पश्चात भारत ने सर्वाधिक गेहूं के उत्पादन में प्रगति की है। 500-600% के आसपास बढ़ गया था उत्पादन। प्रमुख खाद्य फसल है चावल। चावल भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। खाद्यान्नों में दूसरे स्थान पर गेहूं है। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र के नाम से जाना जाता है कृष्णा गोदावरी डेल्टा वाला एरिया। भारत में चावल का कटोरा कृष्णा गोदावरी डेल्टाई क्षेत्र को कहते हैं। ये क्षेत्र आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। आंध्र प्रदेश के कुल कृषि क्षेत्र के 29.3% भाग पर चावल का उत्पादन किया जाता है। लगभग 2/3 चावल खरीफ फसलों के अंतर्गत बोया जाता है। यहाँ चावल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र तेलंगाना और रायलसीमा है, जो कृष्णा गोदावरी डेल्टाई क्षेत्र में ही विस्तृत है। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? चावल आपको ध्यान रख लेना है, डी सही जवाब है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 यानी कि लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग भारत के 45.1 मिलियन हेक्टेयर कृषि क्षेत्र पर चावल एवं 31.6 मिलियन हेक्टेयर कृषि क्षेत्र पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार कृषि क्षेत्र के अनुसार प्रमुख खाद्य फसल पूछेगा तो आपको चावल बताना है। भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? ए राइट आंसर, मूंगफली। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है? ए सही जवाब, महाराष्ट्र। गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम में है? सी राइट आंसर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक। अब यहाँ पे 2020-21 का डेटा के हिसाब से भारत के गन्ना उत्पादक राज्य में उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और नंबर 5वें पे है तमिलनाडु। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? मूंगफली, डी राइट आंसर है। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य का नाम है केरल। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है? केरल। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। तो विश्व में ना चाय दाल का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। तो आपको यहाँ पे चाय और दाल ध्यान रख लेना है, ठीक है। 2020 के आंकड़ों के अनुसार भारत विश्व में समझिए चाय का दूसरा, चीन अब पहला पे है, बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता है। वहीं दूसरी तरफ भारत दाल के उत्पादन एवं उपभोग में प्रश्नकाल से वर्तमान तक अग्रणी स्थान पर बना हुआ है। यहाँ पे आपको कह रहा है इस संदर्भ में अभी के कंडीशन के हिसाब से दाल आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? ऑप्शन डी, गिरनार पर आपको डी ध्यान रख लेना है, ठीक है। कानन देवन पहाड़ियाँ भारत के केरल राज्य के इडुक्की जिले में अवस्थित है। यह क्षेत्र मुन्नार हिल स्टेशन के पास अवस्थित है। मुन्नार क्षेत्र में 1870 के दशक में चाय बागानों की शुरुआत हुई थी। नीलगिरी दक्षिण में अवस्थित पश्चिमी घाट का महत्वपूर्ण पर्वत क्षेत्र है। नीलगिरी चाय भारत की सबसे विशिष्ट चायों में एक है। भारत का दार्जिलिंग मुख्यतः चाय के लिए प्रसिद्ध है, जो सिक्किम राज्य के दक्षिण में पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित है। गिरनार पर्वत गुजरात के राज्य में अवस्थित है, जहां पर चाय बागानों का विकास नहीं हो पाया है। कह रहे अतः विकल्प जो आपका डी है गिरनार सही जवाब है। निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्र में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? पुलनेज नहीं है। इसके अलावा चिकमंगलूर, कुर्ग और बाबा बुदनगिरी है। 66वीं बीपीएससी का सवाल है। भारतीय कॉफ़ी बोर्ड के अनुसार कर्नाटक के चिकमंगलूर, कोडागू जिसे आप कुर्ग कहते हो, और हासन जिले, केरल के वायनाड
त्रावणकोर एवं नेल्लियम पेथिस क्षेत्र, तमिलनाडु के पुलनेज, नीलगिरी, सेवरॉय, अन्नामलाई क्षेत्र कॉफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बाबा बुदनगिरी कर्नाटक में है, जहां भारत में सर्वप्रथम कॉफ़ी के पौधे रोपित किए गए थे। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है। ए राइट आंसर, चाय का। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है। डी राइट आंसर, पश्चिम बंगाल। भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान है सेकंड, दूसरा वाला। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? ऑप्शन ए, बॉक्साइट। करेक्ट। प्रश्नगत विकल्पों में एल्युमिनियम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अयस्क बॉक्साइट है। यह विश्व में एल्युमिनियम और गैलियम का प्रमुख स्रोत भी है, इसे ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है, बताइए किस राज्य में नहीं है? पंजाब में नहीं है, ध्यान रखना है। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है? चांदी के लिए पूछा। देखिए, इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 का डेटा के अनुसार भारत में चांदी के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं राजस्थान और कर्नाटक। ऑप्शन में नहीं है और ये 1999 का सवाल है। अभी रहता तो ऑप्शन ई भी दिया गया होता। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? 2018 का सवाल है। देखिए, वर्ष 2019 में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राज़ील, तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक चिली, जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका तथा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक ऑस्ट्रेलिया बन गया है। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? झारखंड भी सही जवाब, 2005 में पूछा था। देखिए, अब इस डेटा को छोड़ के यहाँ पे आ जाइए। इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 के अनुसार अभ्रक का उत्पादन केवल आंध्र प्रदेश में हो रहा है, जबकि आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र एवं बिहार क्रमशः अभ्रक के बड़े भंडारक हैं। भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य को पहचानिए। खनिज में आपको बिहार यहाँ पे बताना था। देखिए, अब यहाँ पे समझिए। प्रश्न काल में कह रहा है कि मूल्य की दृष्टि से सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य बिहार था। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार मूल्य की दृष्टि से उपतटीय क्षेत्र के बाद 6 खनिज उत्पादक राज्यों का क्रम 2015-16 के अनुसार अब ऐसा है: छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार। अगर आपको अभी तक यह याद था झारखंड, तो अब आपको यहाँ पे छत्तीसगढ़ पे फोकस कर लेना है। कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम है बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। सवाल देखिए 1999 का है। अब समझिए, फिर से वही प्रश्न काल के समय का है, तभी आप जानते हैं अगर यह सवाल 1999 में पूछा गया था तो झारखंड के अलग होने से पहले का सवाल है, इसीलिए आपको बिहार दिया गया था। देखिए, वर्तमान में इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2019 का डेटा आया है, उसके हिसाब से भारत के अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य कुछ इस प्रकार है: छत्तीसगढ़, ओडिशा, तीसरे नंबर पर है आपका झारखंड। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है छत्तीसगढ़ में, भी सही जवाब। कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हसनदेव नदी बेसिन क्षेत्र में अवस्थित है। कोरबा कोयला क्षेत्र राज्य का प्रमुख कोयला क्षेत्र है। इसके समीप ही कोरबा ताप विद्युत केंद्र भी अवस्थित है, ध्यान रखें। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? लौह अयस्क खनन। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया खान है, इसकी सबसे प्रसिद्ध विशेषता में लौह अयस्क खनन आता है। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? पिच प्लेट से। रेडियम रेडियोएक्टिव रासायनिक अवयव है, इसका प्रतीक होता है Ra।
इसे यूरेनियम अयस्क पिच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। भारत में पहला पनबिजली शक्ति क्षेत्र आरंभ हुआ। ऑप्शन डी शिव समुद्रम में। भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नंबर सी, भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से कम है। 2005 का यह सवाल है। अब देखिए 2019 में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का योगदान 9.99% हो गया है। भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग की ऐसी अवस्थिति का प्रमुख कारण क्या है? गोवा एवं मध्य प्रदेश में स्थित उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों के निकटता के साथ ही इस्पात निर्यात के लिए बंदरगाहों की उपस्थिति तथा विनिर्माण हेतु उसी क्षेत्र में लौह की खपत पश्चिम तट के निकट लौह संयंत्र की स्थापना का मुख्य कारण है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है? सवाल देख लीजिए कब का है। यहाँ पे आंसर देखने में कोई फ़ायदा है नहीं। देखिए 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार भारत में कुल 599 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। फिर वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 आता है। इसके अनुसार ध्यान रखें देश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई अगर आपसे पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 14 लाख है। 14,995 किलोमीटर दिया हुआ है ना, इसे आप याद कर लीजिएगा। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था 1853 में। डलहौजी के समय में चला था। 400 मेहमान यात्रियों को लेकर 34 किलोमीटर यानी कि 21 मील चला था ये। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना होता है? 5.5 फीट आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा ज़रा अच्छे से। यहाँ पे ना रेल मार्ग चौड़ाई पटरियों के मध्य की दूरी दृष्टि से 3 भाग में बांटा जाता है। एक होता है मीटर गेज जिसमें 2 पटरियों के मध्य में 1 मीटर की दूरी होती है। दूसरा होता है चौड़ी या बड़ी लाइन जिसमें कि 2 पटरियों के मध्य में ना 1.676 मीटर या 1676 मिलीमीटर या 5.5 फीट की दूरी होती है। और छोटी लाइन में पटरियों के बीच में 762 मिलीमीटर या फिर 610 मिलीमीटर की दूरी रखना जरूरी होता है। मारमुगाओ पत्तन स्थित है, सी राइट आंसर, गोवा में। मारमुगाओ पत्तन जुआरी नदी के मुहाने पर गोवा राज्य में अवस्थित है। यह एक निर्यात प्रधान पत्तन है। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? सवाल कब पूछा गया था? 2020 में। तो महाराष्ट्र आपका सही जवाब है। देखिए भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किए जाने का निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 फरवरी 2020 को लिया था। यह बंदरगाह महाराष्ट्र में दहानू के निकट वधावन में स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत पूछे तो लगभग 65,544 करोड़ रुपए होगी। सुल्तानपुर बर्ड जो सेंचुरी है यह स्थित है कहाँ पर? गुड़गांव। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के गुड़गांव जिले में स्थित है। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम बताएं। ये आपको बताना था। भारतीय यहाँ पर सही जवाब है। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है। इसकी स्थापना वर्ष 1983-84 में की गई थी। भारत ने अपने दूसरे अनुसंधान केंद्र मैत्री की स्थापना वर्ष 1988 और 89 में किया। अंटार्कटिका में भारत का तृतीय अनुसंधान केंद्र पूछेगा, भारतीय है, जिसकी स्थापना वर्ष 2012 में की गई है।
निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? ये सही जवाब हो जाएगा कैम्बे की खाड़ी में। 2019 का यह सवाल है। यहाँ पे आप देखें, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस के अनुसार भारत के प्रवाल भित्ति वाले क्षेत्र, यहाँ पे आप पांचों को देख करके याद कर लें। तो फ्रेंड्स, यहाँ से ख़त्म हो जा रहा है हम लोगों का क्लास इंडियन ज्योग्राफी। जैसा कि आपको स्टार्टिंग में ही कहा गया था, टोटल 165 क्वेश्चन है। फर्स्ट वाले पार्ट में आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 85 तक देखा था, और इस वाले में 86 से लेकर के 165 तक देखा। आशा करता हूँ कि आपके आने वाले आगे जो 68वीं बीपीएससी है, इसमें आपको इस क्लास से ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। इसका पार्ट 1 भी करवाया गया था, थंबनेल पे आपको शो कर रहा है। आप में से जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, इसे भी आप देख लीजिए। मिलते हैं जल्द ही एक और नए क्लास के साथ।